करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे दर्शकों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा में। और आज की ये वीडियो पुरानी वीडियोस की तरह ही आपके लिए होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि आज से मैं लाया हूं इनकम टैक्स का दूसरा हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि मकान संपत्ति से आय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी जिस मकान में रहते हैं उसे बोलते हैं स्वयं के रहने का मकान, और इसको इनकम टैक्स की भाषा में कहा जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि स्वयं के लिए रहने वाला मकान। अब आप यदि अपने मकान में रह करके कोई कारोबार कर लेते हैं, उसके आधे पोर्शन में या थोड़े बहुत जगह उसका यूज़ करते हैं, तो जितना मकान का आपने अपने व्यापार के लिए, अपने पैसे के लिए या किसी अन्य काम में यूज़ किया है, तो आप देंगे फिर अपने घर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी जो इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी। सपोज कीजिए कि आपका घर डबल स्टोरी है और आप सिंगल स्टोरी पर रहते हैं, यानी कि एक मंजिला घर है आपका। तो जब आप जिस घर को किराए पर उठाए हुए हैं, तो आपकी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी, और ऐसी इनकम पर आपको देना होता है टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से आप अपने घर से कर रहे हैं इनकम। आइए जानते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है, और क्या हम सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं। आइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 से लेकर के 27 तक चलती है। ये चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम का सेकंड हेड है, यानी दूसरा हेड होता है इनकम का। इसको हिंदी में कह सकते हैं मकान संपत्ति से आय। जानते हैं मकान संपत्ति से आय कैसे होती है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि जिस संपत्ति की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यानी जिस संपत्ति की आय की बात हम इस वीडियो के द्वारा कर रहे हैं, वो संपत्ति मकान या भवन से ही रिलेटेड हो, और साथ ही साथ वो संपत्ति का स्वामी वह करदाता हो। हम बात करें अगर किसी ए पर्सनल वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं और हमें उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बतानी है, तो वो संपत्ति ए की ही होनी चाहिए, जब ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके लिए मानी जाएगी, जिसका यूज किसी भी व्यापार अथवा पैसे के लिए प्रयोग ना किया गया हो। अगर हम अपने मकान का प्रयोग किसी भी व्यापार में या किसी भी पैसे में करते हैं, तब वो हो जाती है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले पोर्शन में नहीं लिख सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने वाली कंडीशंस क्या है। क्या कंडीशन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की? तो सबसे पहले कंडीशन है द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो केवल और केवल मकान या फिर भवन में ही काउंटेबल हो। मकान और भवन के अलावा यहाँ पर किसी और चीज की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि मकान संपत्ति से आए मकान या भवन के रूप में ही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये जो मैंने अभी पीछे बोली है कि करदाता उस संपत्ति का मालिक हो। अगर करदाता उस संपत्ति का मालिक नहीं होगा तो हम टैक्स क्यों देंगे भाई साहब? हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों देंगे? हम दूसरे की इनकम पे भी टैक्स देंगे क्या? अपना टैक्स हमसे दिया नहीं जा रहा, हम दूसरे का भी देंगे क्या? नहीं। जोक्स अपार्ट, आप उस संपत्ति के मालिक हैं तभी आप टैक्स देंगे, अदरवाइज नहीं। जानते हैं कौन होते हैं संपत्ति के स्वामी और कैसे बनते हैं स्वामी? ओनर होते हैं दो टाइप के, एक तो रियल ओनर और बन जाते हैं डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर का मतलब होता है माना जाने वाला स्वामी, माना जाने वाला स्वामी। जैसे आप बन जाएंगे डीम्ड ओनर आफ्टर योर शादी। आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपके स्वामी की जो संपत्ति होगी वो भी आपकी स्वामी की संपत्ति जो है, आपकी जो है प्रॉपर्टी मानी जाएगी। आप इसको सीरियसली लीजिए, मजाक कुछ नहीं है। जो आपके स्वामी की संपत्ति है, जब आपकी शादी हो जाएगी तब वह आपकी संपत्ति कहलाएगी, लेकिन टैक्स आपके स्वामी ही देंगे उस इनकम पर।
तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, मजाक के माहौल को भी बनाना पड़ेगा और रेत सीमेंट गारे को लगाना पड़ेगा। और यूं ही नहीं बनते आशियाने यहाँ हर किसी के, और मैदान जंग में जलवा दिखाना पड़ेगा। आपको मोटिवेट करने के लिए सब भी करना पड़ेगा। आइए चलते हैं डीम्ड ऑनर यानी कि मानी गया स्वामी। पहले चलते हैं स्वामी की तरफ। तो स्वामी के लिए क्या है, मकान संपत्ति का जो है वो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड। यदि संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के कर दिया गया है, कभी कभी कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को अपने वाइफ के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं। मान के चलिए आपके बच्चे हैं अवयस्क यानी कि 18 ईयर से कम, माइनर हैं, तब भी आप ही उस संपत्ति के मालिक कहलाएंगे। आपको कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल लेना ही पड़ेगा। विदाउट कंसिडरेशन यू आर द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड। पट्टे पर जमीन लेने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जमीन को पट्टे पर लिया है वो बन जाता है उस संपत्ति का मालिक, बशर्ते यानी कि कंडीशन ये है कि पट्टा जो है 12 साल से ऊपर का होना चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं किसी जमीन को पट्टे पर ले लूं और फिर मैं बन जाऊंगा उसका स्वामी, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप फ्रॉड वाली कंडीशन में जा रहे हैं। पट्टा 12 साल से ऊपर का जब होगा तभी बनेंगे आप किसके स्वामी। जो लेडीज हैं वो भी बनती हैं स्वामी। यहाँ पे स्वामी नहीं का कोई चक्कर है नहीं, ऑनर बोलते हैं इंग्लिश में, आप ऑनर समझिए अपने आप को, ठीक है। बात करें अगर हम विवादास्पद जमीन की, यानी ऐसी जमीन जो डिस्प्यूटेड हो, यानी जिस पर लड़ाई चल रही हो, पार्टियों के बीच में 2-3 पार्टी हो जहां पर लड़ाई चल रही है, तब भी जिस बंदे की वो वास्तव में संपत्ति है, कब्जा जिस व्यक्ति का है उस पर, जिसका कब्जा होगा उस पर भाई, वही होगा उसका स्वामी। इसलिए आप अब कब्जे में लग जाइए नहीं, अपनी मेहनत से कमाएंगे हम। गिरते हैं सर सवारे मैदान जंग में और वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सही बात है, ये जो शेर है बार बार मारा जाएगा, क्योंकि जब तक आप चलेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे, और गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे, संभलेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए गिरना भी पड़ेगा, तो गिरेंगे, ऐसे वाले नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो विवादास्पद जमीन पर कब्जा, यानी कि अगर कोई जमीन डिस्प्यूटेड है तो जिस व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है वो बन जाएगा उसका स्वामी। या फिर किसी व्यक्ति ने रखी हुई है अपनी संपत्ति को गिरवी, यानी मॉर्गेज रखा हुआ है, मॉर्गेज, मॉर्गेज के रूप में इसे हिंदी में रहन भी बोल देते हैं। मॉर्गेज यानी गिरवी रखी हुई है संपत्ति। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास हमने गिरवी रख दी वो बन जाएगा उसका स्वामी, वो रहेगा उसका स्वामी जो है उसका स्वामी। सेंटेंस को समझ लीजिए बस, वो रहेगा उसका स्वामी जो है उसका वास्तव में स्वामी, यानी कि जो उसका स्वामी था जिसने गिरवी रखी है संपत्ति, वही होगा उसका स्वामी वास्तव में। आइए आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मकान संपत्ति से आय क्या होती है। मकान संपत्ति से आय होती है जब आपने अपनी कमरे को, मकान को जो है किराए पर दे दिया हो। आपके जो जमीन है वो केवल और केवल जब ही मकान संपत्ति से मानी जाएगी जब वो भूमि या भवन के रूप में या फिर मकान के रूप में हो। अदरवाइज और कोई संपत्ति को हम मकान संपत्ति से आय नहीं मान सकते हैं। आपके मकान से सटी हुई जमीन भी मकान संपत्ति से आय में काउंट की जाएगी। आइए चलते हैं, पता लाते हैं भाई। अब ये तो ऐसा हो गया है कि सारी की सारी संपत्ति को अगर हमें मकान संपत्ति आय बतला दिया तो हमें देना पड़ेगा बहुत सारा टैक्स, और टैक्स देंगे तो हम पर पड़ेगी बहुत ज्यादा मार, क्योंकि टैक्स देना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है, जाता है वो तो अपने हिस्से का ले जाता है। चलते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि कैसे मिल सकती है छूट। कर मकान आय पर छूट कैसे मिलती है, मकान संपत्ति से आय में छूट कैसे हो जाती है। तो देखते हैं। मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं किया जाता किसी भी भारतीय राजा का राजमहल, यानी कि जो महल भारतीय राजाओं के हैं, रियासत के हैं, उनमें से एक महल जो उनका बहुत बड़ा सा महल होगा उसको मकान संपत्ति से आय में नहीं लिखा जाता है, नहीं काउंट किया जाता है। बात करें हम ऐसे किसी भी मकान से जो कृषि भूमि पर, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड में बना हुआ है। एग्रीकल्चरल लैंड में बनते हैं गोघर, जिन्हें हम देसी भाषा में बोलते हैं घेर, जहां पर पशु बंधते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत एक आध कमरा बना लेते हैं, वहां पर भी रहने के लिए उन्हें घेर बोल दिया जाता है।
तो ऐसी मकान संपत्ति को भी मकान संपत्ति नहीं माना जाता है, यानी कि उससे होने वाली आय को मकान संपत्ति आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन आप अगर उस मकान संपत्ति में करने लग जाएं कोई व्यापार या करने लग जाएं कोई पैसा, तो वो आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में दिखाना पड़ेगा टैक्सेबल। चलते हैं अगली। ऐसी किसी भी धर्मार्थ संस्था हो या फिर कोई ऐसी संस्था जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यानी कि मुख्य जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो केवल और केवल किसी ऑब्जेक्टिव किसी उद्देश्य के लिए, शिक्षा के उद्देश्य से या फिर पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जो बनाए जाने वाले जो ऑफिसेज होते हैं या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज के जो ऑफिस हैं, जो पूरे भवन वगैरह बने होते हैं, लोकल अथॉरिटीज के बने होते हैं, उन सबको भी मकान संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। आगे बात चले हमारी, तो बात करेंगे हम अगली कि यदि आपकी नौकरी लगी हुई है और आपने अपना घर छोड़ा हुआ है, आपके घर में आप कभी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, तो ऐसी संपत्ति को भी मकान संपत्ति से आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आपने ये पूरा टॉपिक बहुत ही मजे के साथ आनंद के साथ समझ लिया होगा कि मकान संपत्ति से आय क्या होती है और मकान संपत्ति आय में क्या क्या शामिल होता है, किस व्यक्ति को मकान का संपत्ति का स्वामी माना जाएगा, कौन व्यक्ति मकान संपत्ति का वास्तव में स्वामी होता है, किन आय को मकान संपत्ति आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये थी पूरी रूपरेखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अगली वीडियो में इसी टॉपिक को हम पूरा करेंगे और बतलाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब हम देंगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में। मेरी चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं आपका दिलजीत आप सभी के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। आगे इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।